नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक साबित हुई है, यह बात किसी से छिपी नहीं। कोरोना के लगातार बढ़ते और घटते मामलों के बाद अब ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है उसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल फिलहाल में ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस और येलो फंगस का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की है। ऐसे में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, किस तरह से ये शरीर पर हमला करते हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनका इलाज क्या है, इन तमाम चीजों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल एंटी कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता। आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक के बाद व्हाइट और येलो फंगस का खतरा कितना ज्यादा है। पोस्ट कोविड यानी कोविड-19 से उभरने के बाद पेशेंट्स में ब्लैक फंगस, येलो फंगस या व्हाइट फंगस के मामले किस तरह से बढ़ने लगे हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता से। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक साबित हुई, ये हम सब ने देखा, कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग इससे संक्रमित हुए। लेकिन अब चिंता बढ़ रही है तीसरी लहर से पहले ब्लैक फंगस को लेकर। आखिरकार ब्लैक फंगस क्या है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में जो येलो फंगस और व्हाइट फंगस की चर्चा हो रही है, ये कितना अलग है इससे। म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको आमतौर पे ब्लैक फंगस कहा जाता है, ये एक माइकोटिक इन्फेक्शन है। मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि ये सब एक फंगस जिसे कहा जाता है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये डिजीज ऑफ द डिजीज्ड है। जितनी भी पुरानी रिसर्च रही है और जितना भी हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उन पेशेंट्स में जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मेडिकल कंडीशंस रहते हैं, साथ में अनकंट्रोल्ड डायबिटिक या एनी अनकंट्रोल्ड इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर, उसमें ये फंगल इन्फेक्शन एनवायरमेंट मिल जाता है अपने आप ग्रो करने का। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ओरल कैविटी में, कई बार एक अल्सरेशन भी देखा जाता है, और स्पेशली जहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड एरियाज में, जहाँ पे हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और आईसीयू में है, तो वहाँ पे हम जो उनको नेजल ड्रिप्स और नेजोफेरिंजियल ट्यूब जो हम लगाते हैं, तो उसमें ये प्रोपेनिसिटी होती है कि जो ब्रिज ऑफ द नोज है, वहाँ पे कुछ ब्लैकिश डिस्कलरेशन या पर्पलिश डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाता है। कुछ और इसके सिम्टम्स होते हैं, जिसमें लूजनिंग ऑफ द टीथ देखा जाता है, या फिर एक कोई पर्टिकुलर स्वेलिंग। और जब ये आई वाले एरिया को, ऑप्थेल्मोलॉजिक एरिया को इन्वॉल्व करता है, तो वहाँ पे शुरुआत मरीज को लक्षण दिखाई देते हैं ब्लरिंग ऑफ द विजन के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारी इम्यून मीडिएटेड कंडीशन डिसऑर्डर कंट्रोल में है, पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल में है, पेशेंट को हम जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड दे रहे हैं, पेशेंट ने कभी भी इन नोइंगली कोई इस तरह का स्टेरॉइड या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के किसी तरह की अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना शुरू करी हो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, तो वहां पे इस तरह के केसेस नहीं दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की जो मेन कोर दवाई है वो एंटी फंगल्स कहा जाता है। एंटी फंगल्स में भी एम्फोटेरिसिन बी, इसको एडमिनिस्टर करा जाता है पेशेंट को, और उससे ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट संभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लाइलाज है, ये लाइलाज नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये एक धारणा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज द ओनली की सोल्यूशन फॉर द ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। जी, अक्सर ये चर्चा हो रही है कि कोविड पेशेंट जो कोरोना से उभर रहे हैं, उसके बाद उनका चेकअप प्रॉपर होना चाहिए कि कहीं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस के लक्षण तो नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि कोविड के बाद कितनी संभावना बढ़ जाती है या आशंका बढ़ जाती है ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन की। कोविड-19 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की, इसके जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, चाहे वो आपका बेसिक ओरल हाइजीन और डेंटल ट्रीटमेंट हो, आपके कोविड फॉलोअप टाइम पे भी आपके फॉलोअप होने चाहिए। कभी भी पेशेंट की तरह से कोई किसी तरह की कंप्लायंस ना आए कि किसमें पेशेंट ने अपने आप का फॉलोअप छोड़ दिया हो। और इसमें रिकवरी फेज तक सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि कोई भी पेशेंट कभी भी अपने आप बिना डॉक्टरी की सुपरविजन की सलाह के बिना कोई अपने स्टेरॉइड को शुरू ना करे। सेकेंडली, कोविड-19 में जो मैंने आपको 5 फैक्टर्स बताए थे, जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है, जिन पेशेंट्स को अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिन पेशेंट्स में सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और प्रॉपर का हाइजीन का फॉलोअप नहीं करते हैं, उनको हम चाहे राइस ट्यूब दे रहे हैं, उनको हम चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ट्यूब लगा रखे हो, या हमने उन पेशेंट को आईसीयू में रखा हुआ हो जहाँ पे साफ सफाई का ख्याल नहीं है। चौथा, वो पेशेंट जो अपने आप ही दवाइयों को पहले शुरू कर देते हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स को हैवी डोज देना शुरू कर देते हैं, तो उन सब पेशेंट्स में एक सचेत होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। उन पेशेंट्स में हमें जरूर देखना चाहिए कि किसी तरह का ब्लैकिश डिस्कलरेशन, पर्पलिश डिस्कलरेशन, कोई अल्सरेशन या किसी तरह का दांत का हिलना या कोई तालू के ऊपर या फिर गम्स के ऊपर किसी तरह की कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा है। जी नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी बात ये भी है कि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस बार कोविड की जो सेकंड फेज थी, इस दौरान लोगों को देखा गया कि वो ऑक्सीजन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई, और ऐसे में जिस पाइप का वो इस्तेमाल कर रहे थे ऑक्सीजन लेने के लिए, उसका क्लीन ना होना, उस वेसल में आरओ वाटर के बजाय आम टैप वाटर का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत सारे कारण हैं। कुणाल जी, MH1 के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, वो तो एक भयावह मंजर ही था, सब लोगों ने फील भी करा और हम लोगों ने भी बहुत चैलेंज से ज्यादा देखा था। स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, जितना भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को मिनिमल रख सकते हैं रखा गया था जी। पर जब स्टाफ भी क्या करे, जब इतनी ज्यादा पेशेंट और इतनी स्ट्रेस वर्कलोड बढ़ गया था, उस टाइम पे मरीज हॉस्पिटल बेड्स के लिए भी भाग रहे थे, तो हो सकता है, और हमें पेशेंट के मेडिकल कॉम्प्रोमाइज स्टेटस का भी नहीं पता था। अब सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हुई है, आज के डेट में हॉस्पिटल बेड्स भी खाली हैं, आईसीयू में भी, और वेंटिलेटर्स का भी प्रॉपर एक तरीके से सुनियोजित रूप से चीजों का प्रॉपर प्लान कर दिया गया है। तो इसी तरह की कोई भी आज की डेट में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। उस टाइम पे जब पेशेंट की मात्रा या बहुत बढ़ती जा रही थी, जब पेशेंट इन नंबर बहुत बढ़ते जा रहे थे, और ये जो वायरस था, ये म्यूटेंट, ये जो था ट्रिपल म्यूटेशन कोविड-19 का, अगर हम पुराने कोविड-19 या वुहान वायरस से कंपेयर करें, जो पुराने वायरस के सिम्टम्स थे, जहाँ पे आमतौर पे बहुत माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स देखे जाते थे, जिसमें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा होता था, इस बार बहुत रैपिडली इसने अटैक करा। रैपिडली इस वायरस ने पेशेंट की लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा पल्मोनोलॉजिकली इन्वॉल्व करा। पेशेंट के ऑक्सीमीटर्स लेवल पे उनको कंप्लेन आनी शुरू की, इनके ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन टाइम बाय टाइम बहुत डिप डाउन कर रहा है। तो ऐसे में भी पेशेंट क्या करे, क्योंकि ये तो जो ट्रिपल म्यूटेशन था, हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे इस सेकेंड वेव को इस तरह से टैकल करने के लिए। पर विद टाइम के साथ ग्रेजुअली चीजें थोड़ी ठीक हो रही हैं और टुवर्ड्स द रिकवरी आ रही है। ब्लैक फंगस को लेकर तो ट्रीटमेंट की आपने बात की, अब ये येलो फंगस और व्हाइट फंगस क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से अलग है ब्लैक फंगस से? व्हाइट फंगस को आमतौर पे कैंडिडा एल्बिकेंस कहा जाता है जी। इट इज आल्सो स्यूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस, वो मेम्ब्रेन जिसकी हम पील ऑफ कर दिया करते हैं जी। कैंडिडियासिस में जो बेसिकली जो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके ज्यादा देखे गए हैं, जो वेरिएंट देखे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। हालांकि इनके और भी वेरिएंट होते हैं, क्रूसई होता है, ट्रॉपिकैलिस होता है, पर एल्बिकेंस सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट होता है। व्हाइट फंगस में भी इसके दो तरह के प्रकार होते हैं, एक्यूट एंड द क्रॉनिक, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म देखे जाते हैं, शॉर्ट टर्म को बेसिकली हम इस तरह का देखते हैं जैसे कोई सफेद सफेद रंग के, सफेद कलर के कुछ इस तरह के, चाहे स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई होती है, फॉल्स मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई होती है इन एंड अराउंड माउथ कैविटी के अराउंड या फिर इन एंड अराउंड ओरोफेरिंजियल ट्रैक्ट के अराउंड। उसको आराम से स्क्रैप कर दिया जाता है, स्क्रैप कर देते हैं तो वो क्या करता है, वो कई बार एक डिस्चार्ज शो करता है। जब वो डिस्चार्ज शो करता है या कई बार उसके अंदर एक रेडनेस दिखती है, कई बार उसके अंदर ब्लड टिंज तरह के अल्सरेशन दिखते हैं, तो हम उसको येलो फंगस के नाम से भी कहते हैं या फिर उसको हम एट्रोफिक कैंडिडियासिस भी कहा जाता है जी। कहा यह भी जा रहा है कि उन पेशेंट्स में ज्यादा बढ़ जाता है कोविड-19 के केसेस में, जिन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हैवी स्मोकिंग की परेशानी दिखाई देती है, या जिन पेशेंट्स का मेडिकल कॉम्प्रोमाइज स्टेटस बहुत ही ज्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स
बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रहता है। अब वहां पे भी हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका टाइमली डिटेक्शन होना ही सबसे बड़ी हम लोगों के लिए प्रिवेंशन है। अगर हम इसको टाइमली डिटेक्ट कर लेंगे, येलो फंगस को, व्हाइट फंगस को, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसके स्टेन्स और इसके कल्चर सेंसिटिविटी के थ्रू हम इसको पता कर सकते हैं, और प्रॉपर इसके जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट की चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे क्रूशेज हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कई बार इसको ओरल एंटी फंगल एजेंट दिए जाते हैं, तो उससे वो कंट्रोल करा जा सकता है जी। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कुणाल जी, म्यूकोरमाइकोसिस जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने और बात बताई थी कि पेशेंट को कई बार ऑर्बिट्स और नेजल का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया कुछ पेशेंट्स में। ऐसे केसेस को हम राइनो और बाइटो सेरिबलर म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ROCM। ROCM में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राइनो मतलब नोज और बाइटो मतलब आई, सेरिबलर मतलब ये वाले जो केसेस जो कुछ ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट, न्यूरल इन्वॉल्वमेंट को भी कर रहे हैं। ऐसे केस में हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, जिसमें आपके फिजिशियंस हैं, आई के स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, और प्लस एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ओरल मेडिसिन डॉक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक टीम रिव्यू होती है, जिससे हम इन चैलेंजिंग केसेस को ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लोगों में चिंता इस बात की भी है डॉक्टर साहब की, जिस तरह से कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, कोरोना की एक कम्युनिकेबल डिसीज है, एक से दूसरे को हो जाती है। क्या ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या येलो फंगस ये भी इसी कैटेगरी में आता है? देखिए, ब्लैक फंगस का मैंने आपको बताया, जिसमें आपका राइनल इन्वॉल्वमेंट है, नेजल इन्वॉल्वमेंट है। व्हाइट फंगस का मैंने आपको बताया था दो तरह के हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। स्यूडो मेम्ब्रेन कैंडिडियासिस कई बार वैसे प्लाक की तरह भी रिमूव हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि उसके अंदर आपका कोई डिस्चार्ज निकले, उसके अंदर कोई ब्लड का कोई कुछ टिंज निकले। और कई बार जब ब्लड का टिंज निकल जाता है, येलोइश डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको येलो फंगस या फिर एट्रोफिक कैंडिडियासिस कह दिया जाता है। फंगस जो कैंडिडा, दोनों का मतलब ये डिजीज ऑफ द डिजीज, एक कॉलेजिक डिजीज पेशेंट को ये और बीमार कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। उस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को हम पहले ही ना पनपने दें, उसको टाइमली डिटेक्ट करके उसको कंट्रोल कर दें। जो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी ब्लड शुगर लेवल को हम किसी तरह कंट्रोल में लेकर आए। जो कोविड-19 के जो मरीज ठीक हो रखे हैं, उनको हम गाइडलाइंस दें कि अब रिकवरी के बाद इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। इस तरह का कोई सिम्टम है तो तुरंत एक हम लोगों को अपने नियर बाई डॉक्टर या जिनका वहां पे उनका ट्रीटमेंट चला है कोविड का, उनको फॉलोअप में जरूर बताएं। और अपनी जो दवाइयां हैं, चाहे वो उनकी फॉलोअप मेडिसिन हैं, उसको फॉलो करें। कभी भी अपने लेवल पे किसी भी तरह का स्टेरॉइड्स को इनजुडिशियस यूज ना करें। डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप ना शुरू करें। जी नहीं, आपने इन दिनों देखा होगा कि इस सेकेंड वेव के दौरान व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने बहुत ज़्यादा कोरोना को लेकर जानकारियां एक सकारात्मक तौर पर शेयर की, लेकिन उस दौरान जो ट्रीटमेंट शेयर हुए, लोगों ने उसी को ही पढ़ के सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी नहीं समझा या बहुत लेट किया। ये भी एक कारण है कि लोगों ने जो सेल्फ ट्रीटमेंट किया उसकी वजह से स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा ले लिया और ऐसे मामले सामने आए हैं। देखिए, सोशल मीडिया का जो एक तरह एडवांटेज, एक तरह डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये रहा कि हम पेशेंट को अवेयरनेस करने में बहुत टाइमली मददगार साबित हो सके। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये रहा कि पेशेंट से अपने कभी भी इम्यून स्टेटस को खुद ही चेक नहीं करा। क्या वो पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटीज थे, क्या पता उनकी डायबिटीज कभी चेक ना हुई हो, उन लोगों ने अपना भी सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया। सेल्फ मेडिकेशन में भी पेशेंट ने क्या करा, जैसे आज दवाई खा ली, उनको फिर ठीक लगने लगा जबकि वो कोविड हो रखा था। फिर उन्होंने कभी भी दवाई को प्रॉपरली कभी डॉक्टर को नहीं बताया कि मैंने इस तरह मेडिकेशन शुरू कर रखा है। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन होता है, ये अपने आप में इसकी तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं और कई बार साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा देख लिए जाते हैं। तो आज MH1 के इस मौके पे चैनल के माध्यम से दर्शकों को सबसे ज्यादा यही मैं सचेत और बताना चाहता हूँ कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, वो कभी भी अपने को आज तरह ये ना समझे कि हम बिल्कुल ठीक होने के बाद भी हम कभी भी कुछ होगा तो हम लोगों को दवाइयां दे सकते हैं। नहीं, अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो बेटर आप उसको मोटिवेट करें वैक्सीन लगवाने के लिए, और अगर जिसको कोविड के लक्षण दिखते हैं आप उसको मोटिवेट करें, उसको डॉक्टरी सलाह लें।
जी। अच्छा, एज ग्रुप का किस तरह से आप देखते हैं कि कहा जाता है कि एज ग्रुप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स निकलकर सामने आए हैं तो रिकवरी या फिर उनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे मामलों में? बहुत चैलेंजिंग केसेस हैं कुणाल जी, क्योंकि जब हम आमतौर पे पहले देखा करते थे, जब हम खुद भी मेडिकल स्टूडेंट थे, पढ़ा करते थे, देखते थे केसेस को, तो इस तरह के केसेस आमतौर पे नहीं दिखा करते थे। वो उन्हीं केसेस में दिखते थे जिनको बहुत ज्यादा हमने कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में और स्पेशली उनका इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज रहा हो, या स्पेशली ऐसे पेशेंट्स में जो बहुत चैलेंजिंग केसेस हुआ करते थे। ये वाली जो वेव आई है कोविड की, इन्होंने प्राइमरीली यंग एडल्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट करा है। और यंग एडल्ट पॉपुलेशन, हालांकि रिकवरी भी हुई है, रिकवरी रेट भी धीरे धीरे करके अब ठीक हो रहा है, पर जो मेरे को लगता है जो उस वाले पेशेंट यंग एज में जो पेशेंट ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, वो मैं कई हद तक मानता भी हूँ कि उन लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन करा होगा, अपने प्रॉपर सिम्टम्स को लेके वॉचफुल नहीं हुए होंगे, क्योंकि गर्म खून होता है, युवा जोश रहता है, तो कई बार वो बहुत चीजों को इग्नोर भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, जो थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अब जो आने वाला जो प्रेडिक्शन जो हम बताया जाता है कि थर्ड वेव भी आ रही है, इस तरह की वेव आ रही है, तो हमारा कभी भी एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, एज अ कोविड टास्क फोर्स मेंबर, हम कभी भी अपने दर्शकों के बीच में कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते। हम लोग कोविड 1 वाली वेव में भी देखिए हम लोग बहुत अच्छे से चैलेंजेस से उभरे थे, कोविड 2 की वेव में भी हम लोग बेटर हो रहे हैं। तो क्या पता जब हमारा पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो ये कोविड थर्ड वेव शायद इतना हम सबको छू भी ना। हमने पहले भी डिबेट्स में चर्चा की है कि जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने चरम पर थी तो किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन हुआ, ऑक्सीजन हुए, ये तमाम ये सिलेंडर्स हुए, इनकी कालाबाजारी सामने आई थी। और अब कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी में लगने वाले इंजेक्शंस की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। ये कितनी दुखद चीजें हैं? कोविड 19 में जहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना, काश वो लोग ये भी समझ जाते कि इम्यूनिटी के साथ ह्यूमैनिटी को भी साथ में रखना था। जी, ह्यूमैनिटी नहीं रही। कुछ बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे केसेस, मेरे नोन सर्किल में केसेस, जब मेरे को खुद कोविड हो गया था तब मेरे को भी नहीं पता था कि बेड मिल पाएगा। ऐसे ऐसे केसेस थे, पेशेंट दिल्ली में है, श्रीनगर से या पंजाब से कहीं कहीं से सिलेंडर्स लेकर आए जा रहे थे उस टाइम पे उनको बचाने के लिए, बट इट वाज ऑल वेरी अनफॉर्चुनेट। और पर ऐसी बहुत सी सेवाएं, संस्थाएं हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ह्यूमैनिटी भी दिखाई और लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ाई। उन सबके सामने चाहे ऑक्सीजन लंगर चलाया, ऐसी ऐसी सेवाएं संस्थान चलाई, गवर्नमेंट का जो बाद में फिर सपोर्ट आना शुरू हुआ, इंटरनेशनल एड आना शुरू हुआ, तो उन सबके सामने तो अब मैं नतमस्तक ही हूँ, क्योंकि निशब्द हूँ। उन सब ने वॉरियर्स की तरह सबके देशवासियों को किसी तरह एक से बांध के किसी तरह सबको बचाया है, सेवा दी है। जो कालाबाजारी है, ये अब आपको पता ही लगा होगा कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स निकले, कितने कितने के वो बिक रहे थे। ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी केसेस आए हुए हैं कि पता उनको रेमडेसिविर उस टाइम पे चाहिए था और जब पहुंचा किसी तरह से तो पता लगा ये फेक है बेसिकली। अब ब्लैक फंगस में सबसे इम्पोर्टेंट बात एंटी फंगल मेडिकेशन की ही होती है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी को एडमिनिस्टर करके ही बचाया जा सकता है। पेशेंट को टाइमली दे देंगे तो ये चीज कंट्रोल हो सकती है। उसके भी बहुत सारे केसेस समाज देखने में आ रहे हैं कि कहीं इसकी शॉर्टेज है, कहीं उसकी शॉर्टेज है। तो MH1 के माध्यम से पहले तो इस बात को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम लोग इम्यूनिटी के साथ साथ कोविड टाइम पे जहाँ हम सब एक अपनी बढ़ा रहे तो ह्यूमैनिटी को भी बढ़ाएं, इस तरह की चीजों को ना आने दें। और एक ह्यूमैनिटेरियन होने के नाते जहाँ पे हम बेस्ट अपना सब कुछ कर सकते हैं, ये इस समय देश एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, जिसमें अपनी चिंता के साथ साथ अगर हम अपने पूरे देश के, अपनी सोसाइटी के, अपने नागरिकों की भी चिंता करेंगे तो ये ब्लैक मार्केटिंग वाले केसेस जो खत्म होंगे तो ब्लैक फंगस भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, लगातार जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जो कमजोर पड़ रही है, अभी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से आपने कार्यक्रम में शुरुआत में जिक्र किया थर्ड वेव की, इस पूरे क्रूशियल टाइम में एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड
कितना अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी होगी किसी भी व्यक्ति की, वो इन तमाम जो वेव्स हैं उनको देख पाएगा और कहा जाए तो उसको फेस ऑफ कर पाएगा। शुरू से हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल, हेल्दी स्पिरिट, ये कि हेल्थ की डायमेंशनल डिफिनेशन है, जिसमें किसी तरह की बीमारी ना मौजूद हो और बॉडी, माइंड एंड सोल बहुत एक अच्छे से एक पूरे बैलेंस वे में रहे। अब जो थर्ड वेव है तो उसमें तो यही बताया जा रहा है कि जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, उसको हम जितना बढ़ा सकते हैं, चाहे हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल विजडम उन्हीं प्रैक्टिसेस के ऊपर बीच में चले जाएं, ज्यादा कहीं दूर निकलने की जरूरत नहीं। अपने घर के अंदर ही किचन शेल्फ में जहाँ पे टर्मरिक है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, टर्मरिक से आप टर्मरिक के दूध से, हल्दी के दूध से आपकी इम्यूनिटी की क्षमता बढ़ती है जी। कुछ इस तरह के हमारे सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, जिनको खाने से जो शरीर की एक बैलेंस डाइट जरूर मिलती है। तो अगर हम इन सबको रखेंगे, प्रोटीन हमारी बॉडी एनर्जी ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे हैं हमेशा, प्रोटीन डाइट को रखेंगे और इन सब चीजों को जरूर सेवन करेंगे, चाहे जिंजर हो, अदरक हो, जो हमारे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, कुछ हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं जो हमारे रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है, रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम होता है। तो इनके ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखेंगे, अपना योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अच्छे से करेंगे, साथ में अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, तो आई एम श्योर ये सब चुनौतियां थर्ड वेव में हम सब लोग पार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस पूरे विषय पर विस्तार से अपनी बात रखने के लिए और जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।